हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पहला अध्याय हरिहर काका। और इस कहानी के लेखक हैं मिथिलेश्वर। बच्चों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि हरिहर काका जो हैं वह बहुत ही गुस्से में कहाँ जा रहे होते हैं, अपने भाइयों के पास खलिहान में। लेकिन रास्ते में ही उन्हें कौन मिल जाता है? महंत। और महंत उन्हें कहाँ ले जाता है? ठाकुर बारी। बच्चों, महंत जी बहुत ही चालाक और लालची प्रवृत्ति के थे। वह चाहते थे कि हरिहर काका अपनी सारी जमीन जायदाद ठाकुर बारी के नाम कर दे। इसलिए वह हरिहर काका को बहुत सारी पट्टी पढ़ाते हैं। कहते हैं कि अरे पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, कौन तुम्हें देखेगा, इतना तुम करते हो तब तो तुम्हें कोई पूछता नहीं। अगर तुम अपना ज़मीन जायदाद ठाकुर बारी के नाम कर दोगे तो इससे क्या होगा कि लोग तुम्हें वर्षों तक याद रखेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें यह हरिहर काका से करते हैं। हरिहर काका के मन में भी उनकी बातें बैठती जाती है कि अरे महंत जी तो बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि सचमुच घर वालों के लिए तो मैं इतना करता हूँ, लेकिन वो तो मुझे खाने को भी नहीं देते समय पर। तो क्यों ना मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद जो है वह ठाकुर बारी के ही नाम कर दूं। इससे लोग मुझे पुश्तों तक याद तो करेंगे। पुश्तों तक कहने का अर्थ होता है बच्चों वर्षों तक, ठीक है। तो ये सभी बातें वो सोच रहे थे, लेकिन बीच बीच में उन्हें अपने भाई के परिवार का भी ख्याल आता कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भाई के परिवार के साथ वो क्या करेंगे? धोखा और विश्वासघात, ठीक है, जो कि हरिहर काका नहीं करना चाहते थे। वह एक अच्छे आदमी थे। चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या है। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। अब बेचारे उनके भाई सब तो कामकाज में व्यस्त रहते हैं, उन्हें क्या पता कि घर में क्या हो रहा है। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे। भाई वो सभी उनका ध्यान नहीं रखती थी, इसलिए उन्होंने खूब डांटा फटकारा। फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालू और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। तो देखा बच्चों, महंत जी कितने चालाक हैं। अब जब उनके तीनों भाई घर पहुंचे शाम में तो उन्हें सारी घटना का पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ, और हरिहर काका जो हैं वह घर छोड़ करके चले गए हैं। इस बात को सुनकर के उनके भाइयों को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब डांट फटकार लगाई और बहुत सारी बातें उनके मन में चलने लगी कि पता नहीं बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि हम उनका ख्याल ही नहीं रखते, है ना। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। अब भाई सभी यही कह रहे थे कि रहने दो, एक रात रहने में क्या जाता है। फिर क्या हुआ, उनके जो भाई थे वो सभी घर लौट गए। अब देखिए, रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए मिष्टान्न और व्यंजन मिले। वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर इत्यादि। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बारी में जो सुख शांति और संतोष पाया
वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। तो अब देखिए बच्चों, कोई अगर इतना करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तो महंत जी और पुजारी जी इनकी सेवा अपने स्वार्थ के पर्पज से कर रहे थे कि अगर हम इस तरह से इनकी सेवा करेंगे तो यह हमारी बातों में आ जाएंगे और अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर देंगे। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के ना रहेंगे। अब भाइयों के मन में भी चिंता थी कि महंत जी और पुजारी जी लोभ लालच दे करके अगर उनके भाई हरिहर से वह संपत्ति अपने नाम करवा लेंगे तो क्या होगा, उनकी वह उपजाऊ जमीन जो 2 लाख से भी अधिक की थी वह उनसे छिन जाएगी। तो सबके मन में एक लालच था। कोई भी निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा नहीं कर रहा था। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। तो देखा बच्चों, किस प्रकार उन्होंने हरिहर काका को मनाया। भाई सबके मन में स्वार्थ है तो वही सोच रहे थे कि कैसे भी करके हम हरिहर काका को अपने घर ले आएं, क्योंकि उनका तो कोई था नहीं, तो सारी संपत्ति वह जिसे चाहें उसे दे सकते थे। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिराखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसीलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। अब देखिए बच्चों, हरिहर काका को लग रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, महंत जी के कारण। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सब क्यों हो रहा था बच्चों, तो हरिहर काका की संपत्ति की वजह से, है ना। महंत जी भी उनकी संपत्ति हथियाना चाहते थे, इसीलिए वो इस तरह से हरिहर काका का आवभगत कर रहे थे। और उनके भाई भी यही चाहते थे कि हरिहर काका की जो संपत्ति है उनके पास आ जाए, न कि किसी और के पास जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नियों को समझाया, घर के सभी सदस्यों को समझाया कि उनकी सेवा शुश्रूषा की जाए ताकि वह आराम से यहाँ रहें और उनकी जितनी संपत्ति है वह हमारे पास ही रहे। तो सभी स्वार्थ की वजह से उनकी सेवा में लगे हुए थे। बहुत बार ऐसा होता कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते। सही बात है बच्चों, गांव के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती, वह लोगों के हाव भाव को देख करके ही समझ जाते थे। तो हरिहर काका के परिवार में जो भी घटनाएं हो रही थी वह सभी समझ गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी को पता था कि सभी अपने स्वार्थ के लिए हरिहर काका का आवभगत कर रहे हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं।
इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। तो देखिए बच्चों, अब गांव वालों को तो किसी ने कुछ बताया नहीं था, है ना, लेकिन गांव वालों को भनक लग ही जाती है। फिर गांव वाले लोग क्या करते हैं, कानाफूसी शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन किसके नाम कर देनी चाहिए, ठाकुर बाड़ी के नाम। अब देखिए, कुछ लोग उसके विपरीत भी कहेंगे, है ना। कुछ लोग उनके विपरीत क्या कहेंगे कि उनको अपनी ज़मीन उनके भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, जिन्होंने इतने वर्षों तक उनका ख्याल रखा। अपनी जायदाद उन्हें न देकर उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। तो देखा बच्चों, लोगों के जो विचार होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, कुछ लोगों का यह सोचना है कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी को दे देनी चाहिए, और गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अपने परिवार वालों को देना चाहिए, क्योंकि उनसे उनका खून का रिश्ता है। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए लोग मौन नहीं होना चाहते। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। मतलब अब फिर कोई ऐसी घटना हो जिससे क्या होगा कि समाधान जो है वो अपने आप ही निकल जाएगा। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी सामने से भी और पीछे से भी बातें कर रहे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू तू मैं भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं कर सकेगी। ठीक है। और इस वर्ग के लोग जो हैं वह धार्मिक संस्कारों के थे और किससे जुड़े हुए थे, ठाकुर बाड़ी से। अब देखिए, असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचार वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों, लोग किस इंतज़ार में थे कि कुछ ऐसी घटना घटित हो कि हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दें, है ना। और कुछ लोग इस इंतज़ार में थे कि हरिहर अपना ज़मीन अपने परिवार के नाम कर दे। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनज़र रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें। मतलब अब ये शंका उनके भाइयों में भी थी कि कहीं हरिहर काका वो ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम ना कर दें, क्योंकि गांव के लोगों की बातें तो वो सुनते ही थे। तो इसलिए वह चाहते थे कि उनके भाई जो हैं वह अपना ज़मीन उनके नाम करें। उनके सिवा उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी। तो देखिए बच्चों, अब हरिहर काका के सामने विषम परिस्थिति थी। उनके भाई चाहते थे कि हरिहर काका अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख दें, लेकिन महंत चाहता था कि हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दे। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो इस मसले पर वह किसके पास गए, लेखक के पास गए। उन्होंने लेखक से सारी बातें की। लेखक ने उन्हें समझाया कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक अपनी ज़मीन जायदाद जो है वह किसी को न दे, क्योंकि सभी आपका सेवा इसी वजह से कर रहे हैं। अगर आपने अपने जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद उनके नाम लिख दिया तो फिर वो आपको नहीं देखेंगे, नहीं पूछेंगे, फिर आपकी परिस्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी।
और लेखक उन्हें उदाहरण देते हैं कुछ ऐसे लोगों के जिन्होंने अपने जीते जी अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को दे दिया, जिसके बाद उनका जीवन कैसा हो गया, कुत्तों की तरह। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, है ना। वो खाए तो भी ठीक, ना खाए तो भी ठीक, जिए तो भी ठीक, मरे तो भी ठीक, यानी किसी भी चीज़ के लिए उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। तो इसलिए लेखक उन्हें कहते हैं कि जीते जी अपनी संपत्ति किसी को न दे। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसीलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। भाई सही बात उन्होंने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक यह ज़मीन मैं किसी को नहीं लिखूँगा, और मर जाने के बाद यह ज़मीन तो तुम्हारी ही है, तुम्हारे ही नाम होगी। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। महंत जी चाहते थे कभी हरिहर काका मिले एकांत में और फिर वह हरिहर काका से उनकी ज़मीन लिखवा ले। जहाँ कहीं एकांत पाते क्या उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देरी नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन बय कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। देखिए बच्चों, महंत जी भी हमेशा टोह में रहता था, यानी फिराक में रहता था। जैसे ही हरिहर काका उन्हें दिखते थे वैसे ही वो कहता था कि फटाफट अपनी ज़मीन अपनी संपत्ति ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, है ना, इससे क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, मरोगे तो आत्मा को लेने कौन आएगा, स्वर्ग से भगवान विमान भेजेंगे। लेकिन हरिहर काका भी समझदार थे, जानते थे कि अगर अपनी संपत्ति अपने जीते जी लिख देंगे तो कैसी स्थिति होगी, कुत्ते की तरह, कोई पूछेगा नहीं उन्हें। तो बच्चों, कहानी के 3rd पार्ट में बस इतना ही। ये कहानी बहुत ही लंबी है बच्चों, तो इसे इसीलिए पार्ट वाइज कर दिया गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें और ज़्यादा वक्त भी आपका बर्बाद ना हो और कहानी को आप सुन भी लें। बच्चों, यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप अपने सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।